Good evening students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss TGT practice set 4. So without delay come to the point. Do it. This is an imperative sentence. ये एक imperative sentence है और here this sentence the subject is. तो where is the subject in this sentence? इस sentence में subject कहाँ पर है? तो there is no subject in this sentence. तो subject is left out. Subject is hidden in imperative sentence and you is considered as a subject in imperative sentence. Next sentence is, it is a group of words which forms a part of a sentence. It contains the subject and the predicate. It is close. ये वर्ड्स ग्रुप होता है वर्ड्स का, शब्दों का एक समूह होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है और ये सेंटेंस का एक भाग होता है, उसी का एक रूप होता है, तो दैट इज़ क्लोज. सेंटेंस से थोड़ा छोटा होता है, इसे बोला जाता है हिंदी में उपवाक्य. नेक्स्ट सेंटेंस इज, a group of words which make senses but not complete sense is called a phrase. शब्दों का एक समूह जो एक सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता, तो दैट इज फ्रेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस. जो शब्द होते हैं वो विभिन्न प्रकार के वर्गों में बटे होते हैं. तो दीज काइंड्स ऑफ क्लासेस आर अकॉर्डिंग टू देयर यूज़ इन अ सेंटेंस. एक सेंटेंस में क्लासेस के जो ये प्रकार होते हैं, वर्गों के प्रकार, उनके प्रयोग के आधार पर होते हैं, उनके प्रयोग के अनुसार होते हैं, तो दैट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट. एक एक्शन को, एक अवस्था को एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? वर्ब का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन शेक्सपियर जूलियस सीजर एंटनी बिगिंस आई स्पीच सेइंग आई केम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम बट ही गोज ऑन प्रेजिंग सीजर and finally succeeds in insisting the people against those who have assassinated him. Here Antony makes the ironic use of a rhetoric device. This rhetoric device is apophysis or you can say paralypsis. शेक्सपियर का एक वर्क है जूलियस सीजर एंड दिस इज़ अ रोमन प्ले. शेक्सपियर के 3 रोमन प्लेस हैं, जूलियस सीजर, कोरियोलैनस एंड एंटनी एंड क्लियोपेट्रा. सिर्फ 3 ही इनके ये रोमन प्ले माने जाते हैं. तो इसमें एक कैरेक्टर होता है एंटनी और इसका पूरा नाम होता है मार्क एंटनी. तो मार्क एंटनी जब अपनी स्पीच को शुरू करता है वो ये कहता है कि मैं सीजर को यहाँ दफनाने के लिए आया हूँ, ना कि उसकी प्रशंसा करने के लिए. बट ही गोज़ ऑन प्रेसिंग सीजर, जबकि वो सीज़र की कंटिन्यू प्रेस भी करता रहता है, लेकिन कहता है मैं सीज़र की प्रशंसा करने नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं तो सिर्फ किस लिए आया हूँ, आई हैव कम हियर टू प्रेज सीज़र. एंड फाइनली, और अंत में वो अब लोगों को, उन लोगों के खिलाफ, जो भीड़ थी, भीड़ को उन लोगों के खिलाफ भड़काने में सफल हो जाता है. हु हैव एसासिनेटेड हिम, जिसने सीज़र की हत्या की थी. तो एसासिनेटेड मीन्स होता है पॉलिटिकल रीज़न से किसी का मर्डर करना, तो दैट इज़ एसासिनेटेड. एस इन, ठीक है. तो ये आप याद कर सकते हो इसकी स्पेलिंग एस इनेटेड. तो उसकी पॉलिटिकल रीज़न से जब हत्या की जाती है तो दैट इज़ एसासिनेटेड. तो जो इस प्ले में सीज़र की हत्या हुई थी, तो जिन्होंने हत्या की थी उन्हें, भीड़ को, उन लोगों के खिलाफ उसने भड़काने में वो सफल हो गया था, मार्क एंटनी. Here Antony makes the ironic use of a rhetorical
डिवाइस दिस रिटोरिकल डिवाइस इज। एंटनी यहाँ पे एक आयरनी, रिटोरिकल डिवाइस का एक आयरनी यूज़ करता है, विपरीत है, कह तो वो कुछ रहा है लेकिन कर कुछ रहा है। कह रहा है कि मैं यहाँ सीज़र को दफनाने के लिए आया हूँ, लेकिन उसकी प्रशंसा करने के लिए नहीं आया, और कंटिन्यू उसकी प्रशंसा भी कर रहा है, तारीफ़ भी कर रहा है। तो दैट इज़ एपोफिसिस। स्पेलिंग याद कर लो, APOPHYSIS, APOPHYSIS, एपोफिसिस। और यू कैन से पैरालिप्सिस। Next question is the term used for the use of an old or obsolete word, idiom or form is archaism। कि ओल्ड और obsolete वर्ड का यूज़ किया जाता है, या idiom का किसी यूज़ कर रहे हैं, किसी पुराने idiom का, किसी पुराने वर्ड का यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ archaism, उसे कहा जाता है archaism। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आर्ट फॉर आर्ट सेक इज़ एसोसिएटेड विद। आर्ट फॉर आर्ट सेक किससे जुड़ा होता है? ये एस्थेटिस से। किससे जुड़ा हुआ है? एस्थेटिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ अ शॉर्ट स्पीच। ये एक छोटी सी स्पीच होती है विच इज़ हर्ड बाय द ऑडियंस, जिसे ऑडियंस सुनती है। द स्पीकर एक्सप्रेसेस, स्पीकर व्यक्त करता है, जो वक्ता होता है बोलने वाला, वो ऑडियंस को व्यक्त करता है प्राइवेट थॉट्स, बट द अदर कैरेक्टर जो होते हैं डू नॉट हियर इट, इसे सुनते नहीं है जो अदर कैरेक्टर स्टेज पे होते हैं, लेकिन ऑडियंस को वो अपने प्राइवेट थॉट्स एक्सप्रेस करता है। इसमें जो कैरेक्टर होता है, स्पीकर होता है, लेकिन जो अदर कैरेक्टर होते हैं वो ऐसे करते हैं कि जैसे उन्होंने वो सुना ही नहीं, वो सुनते ही नहीं हैं। तो दैट टर्म फॉर सच अ स्पीच इज़ असाइड। ऐसी टर्म को क्या बोला जाता है? असाइड। कि एक तरफ आकर के स्पीकर ऑडियंस को अपने प्राइवेट थॉट्स एक्सप्रेस करता है, लेकिन अदर कैरेक्टर्स डू नॉट हियर इट, लेकिन जो दूसरे कैरेक्टर होते हैं वो उसे सुनते नहीं हैं, दैट इज़ असाइड। सेंट ऑगस्टाइन्स कन्फेशंस एंड रूसोस कन्फेशंस आर द अर्लीस्ट इंस्टेंसेस ऑफ द ऑटोबायोग्राफीज। ऑगस्टाइन का कन्फेशन, ऑगस्टाइन का वर्क है एक कन्फेशन, और रूसो का है कन्फेशंस। दोनों का ही कन्फेशंस है, स्वीकृति कन्फेशंस। तो कन्फेशंस ऑगस्टाइन ने भी लिखा है और रूसो ने भी लिखा है। ये प्रारंभिक उदाहरण हैं, इंस्टेंसेस हैं किसके? ऑटोबायोग्राफी के, आत्मकथाओं के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले केम इन 1623 एंड फॉर दिस क्रेडिट गोज टू टू एक्टर्स, हैमिंग एंड कॉन्डोल। The folio contained 36 play. One play was not included. Which one? Pericles. शेक्सपियर के जो प्ले है उसका फर्स्ट फोलियो 1623 में आया था, और इसके लिए क्रेडिट दो एक्टर को जाता है, हैमिंग और कॉन्डेल को। जो फोलियो है इसमें 36 प्ले हैं और वन प्ले इसमें ऐड नहीं किया गया है, दैट इज़ पेरिकल्स। देखो 1623 में इसका फर्स्ट फोलियो आया था। यदि आप 3 की जगह 2, 2 की जगह 3 कर दें तो इसका सेकंड फोलियो बन जाता है इसकी। तो सेकंड फोलियो आया था इसका 1632 में, एंड थर्ड फोलियो आया था 1663 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ वर्ड he is the universal poet, this is the opinion of Long about Shakespeare। एक शब्द में कि वह यूनिवर्सल पोएट है, ये लोंग का एक ओपिनियन है, एक विचार है। ये किसने कहा है? लोंग ने कहा है। किसके बारे में? शेक्सपियर के बारे में, कि शेक्सपियर कौन है? एक यूनिवर्सल पोएट है, एक सार्वभौमिक पोएट है। तो ये विचार था लोंग का शेक्सपियर के बारे में। Next question is to study nature in his works is like exploring a new world, new and beautiful country. Who said it about Shakespeare? कि उसके कार्यों में प्रकृति का अध्ययन करना तो एक नए और सुंदर देश को खोजने की तरह है। कि यदि हम शेक्सपियर के वर्क पढ़ते हैं और उसमें हम नेचर का अध्ययन करते हैं तो वो किसकी तरह है?
जैसे हम किसी नए और सुंदर संसार को खोज रहे हों, एक्सप्लोर कर रहे हों। तो ये किसने कहा है शेक्सपियर के बारे में? तो दैट इज़ गैट ने बोला है शेक्सपियर के बारे में, GOETHE। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर एंड द किंग जेम्स बाइबल्स are the two great conservators of the English speech, and one who habitually reads then finds himself possessed of a style and vocabulary that are beyond criticism, who wrote long। शेक्सपियर और किंग जेम्स बाइबल ये दो ग्रेट कंजर्वेटर हैं इंग्लिश स्पीच के। कौन कौन? शेक्सपियर और किंग जेम्स बाइबल। कौन है ये टू ग्रेट कंजर्वेटर्स हैं, इंग्लिश स्पीच के टू ग्रेट कंजर्वेटर्स हैं। और वन हु हैबिचुअली रीड्स, एक जो अपने आदत स्वरूप पढ़ता है तो इसे स्वयं को स्टाइल और वोकैबलरी, मतलब उसमें वो क्या रखता है, स्टाइल भी उसमें होती है और वोकैबलरी भी उसे मिलती है, जो कि किससे परे है? क्रिटिसिज्म से परे है, आलोचना से परे है। तो ये किसने बोला है? लोंग ने। कि शेक्सपियर और किंग जेम्स बाइबल ये टू ग्रेट कंजर्वेटर है इंग्लिश स्पीच के। यदि कोई मतलब वन हु हैबिचुअली, यदि इसे कोई पढ़ता है आदत स्वरूप अपनी, तो देन फाइंड्स हिम, तो वो उन्हें मतलब वो स्वयं को स्टाइल के अधिकृत मानता है और वोकैबुलरी के जो कि दैट आर बियॉन्ड क्रिटिसिज्म, जो कि आलोचना के परे है। तो ये लिखा है लोंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस.टी. कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज वॉज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन। आंसर इज बायोग्राफिया लिटरेरी। कि एस.टी. कॉलरिज वर्ड्सवर्थ को सबसे पहले आलोचना करने में थे। सबसे पहले वर्ड्सवर्थ को एस.टी. कॉलरिज ने क्रिटिसाइज़ किया था। किस में करा था उन्होंने? बायोग्राफिया लिटरेरी में, उसके पोएटिक डिक्शन की थ्योरी में। तो वर्ड्सवर्थ की जो थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन को क्रिटिसाइज़ किया था वो एस.टी. कॉलरिज ने किस में किया था? वो क्या था? बायोग्राफी लिटरेरिया में। तो एस.टी. कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ को सबसे पहले क्रिटिसाइज़ किया था बायोग्राफी लिटरेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द सबटाइटल ऑफ द प्रील्यूड? प्रील्यूड का जो सबटाइटल है वो क्या है? द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। द प्रील्यूड किसने लिखी है? ये वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रील्यूड इज इन, प्रील्यूड कितने बुक्स में है? 14 बुक्स में है। ये वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम इमॉर्टैलिटी ओड? इमॉर्टैलिटी ओड पोएम का कंप्लीट टाइटल क्या है? तो उसका कंप्लीट टाइटल है इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड 1803 to 1806। ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड 1803 to 1806। In which poem does Wordsworth call a child best philosopher? Mighty prophet seer blessed। Intimations of immortality। कि कौन सी पोएम में वर्ड्सवर्थ एक बच्चे को क्या कहता है? बेस्ट फिलोसफर और माइटी प्रोफेट सीयर ब्लेस्ड। वर्ड्सवर्थ कौन सी पोएम में एक बच्चे को बेस्ट फिलोसफर बोलता है, सबसे अच्छा दार्शनिक कहता है, और शक्तिशाली पैगंबर बोलता है, माइटी प्रोफेट सीयर ब्लेस्ड। तो कौन सी पोएम में बोलता है वर्ड्सवर्थ बच्चे को? वो कहता है इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीनिंग ऑफ एल एलिग्रो इज। एल एलिग्रो का मीनिंग क्या है? तो एल एलिग्रो का मीनिंग होता है द जॉयस और हैप्पी मैन, एक खुश व्यक्ति। और ये हॉर्टन पोएम्स हैं। देखो ये क्वेश्चन आ भी गया कि विच पोएम ऑफ मिल्टन आर ऑलमोस्ट एलिजाबेथन इन कैरेक्टर। ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, कि मिल्टन की कौन सी पोएम जो लगभग कैरेक्टर में एलिजाबेथन लगती है, तो वो है हॉर्टन पोएम्स। और जो एल एलिग्रो है और इल पेंसरसो है, ये इनकी हॉर्टन पोएम में से हैं, ये भी इंक्लूड हुई है हॉर्टन पोएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड बोरो द आइडिया ऑफ द मास्क? इंग्लैंड ने मास्क के विचार का आइडिया कहाँ से लिया था? तो उन्होंने लिया था ये इटली से।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरियोपेजिटिका हाईलाइट्स, एरियोपेजिटिका किसे हाईलाइट करती है? फ्रीडम ऑफ द प्रेस को, प्रेस की फ्रीडम को, स्वतंत्रता को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैराडाइज लोस्ट इज इन, पैराडाइज लोस्ट किस में लिखी गई है ये? तो ये लिखी गई है ब्लैंक वर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड, कि साहित्य तो अपने आप में ही इनाम है। यदि किसी को साहित्य लिखना आता है, लिटरेचर लिखना आता है, तो ईश्वर द्वारा दिया हुआ है, वो खुद को ही उपहार है, उसे कोई उपहार की ज़रूरत नहीं है। तो गाल्सवर्दी ने ऑर्डर ऑफ मेरिट 1929 में ये कहकर ही रिफ्यूज़ किया था कि लिटरेचर इज़ इट्स ओन रिवार्ड, कि लिटरेचर अपने आप में ही रिवार्ड है उस व्यक्ति के पास जिसे लिटरेचर लिखना आता है। तो ये गाल्सवर्दी ने बोला था, और तभी उन्होंने ऑर्डर ऑफ मेरिट को लेने से मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ईयर इन विच Galsworthy father died was also the year of publication of the Island Pharisees. Find out the year 1904. कौन सा ऐसा ईयर जो गाल्सवर्दी के फादर की उसमें डेथ भी हो गई थी, और आइलैंड फेरिसेस के पब्लिकेशन का ईयर भी वही है। तो फाइंड आउट द ईयर 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ द गाल्सवर्दी केम इन विद द पब्लिकेशन ऑफ द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, कि गाल्सवर्दी के जीवन में कौन सा ऐसा वर्क है उनका जिसके पब्लिकेशन के साथ उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया था? तो वह है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। तो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी ऐसा वर्क है जॉन गाल्सवर्दी का, जिसके पब्लिकेशन के साथ साथ गाल्सवर्दी की लाइफ में भी टर्निंग पॉइंट आया था। What did गाल्सवर्दी बिकम इन 1921? क्या बने थे गाल्सवर्दी 1921 में? क्या बने थे वो? ये बने थे प्रेसिडेंट ऑफ द पेन सेक्शन क्लब। यहाँ ये क्वेश्चन ही आंसर ही गलत है यहाँ पे इसका। तो ये प्रेसिडेंट बने थे 1921 में, प्रेसिडेंट ऑफ द पेन सेक्शन क्लब। पोइट्री, प्रोज, एसेइस्ट और नॉवलिस्ट, उसके ये प्रेसिडेंट बने थे 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेवन ट्रूली नोज दैट दाउ आर्ट फॉल्स एज हेल, हु सेज दिस? ओथेलो, इन ओथेलो एक्ट 4 सीन 2, कि हेवन ट्रूली नोज, स्वर्ग तो ट्रूली जानता ही है, इस बात को सच्चाई मतलब सच्चे रूप में जानता ही है कि दाउ आर्ट फॉल्स, तो उतने ही झूठे हो जितना कि नरक। ये ओथेलो कहता है, ओथेलो प्ले में एक्ट 4 सीन 2 में, दैट इज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, एंड दिस इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी है ये, और 3 ट्रेजेडीज़ और हैं विलियम शेक्सपियर की। देखो होकम होती हैं इनकी, होकम HOKM, हैमलेट, ओथेलो और किंग लियर एंड मैकबेथ। तो हैमलेट इनका लॉन्गेस्ट प्ले है, सबसे शॉर्टेस्ट प्ले बन गया इनका मैकबेथ, जो ट्रेजेडी है इनकी। और जो कॉमेडी सबसे शॉर्टेस्ट पूछी जाएगी तो कॉमेडी ऑफ एरर्स है विलियम शेक्सपियर की। तो हेवनली ट्रूली नोज दैट दाउ आर्ट फॉल्स एज ऑल हु सेज दिस, कि हेवन तो अच्छे से जानता है कि तुम उतने ही झूठे हो जितना कि नरक। तो ये कौन बोलता है? ओथेलो बोलता है, एक्ट 4 सीन 2 में बोलता है, ओथेलो प्ले में, ओथेलो ट्रेजेडी में। तो एंटोनियम ऑफ जेन्युइन इज, जेन्युइन का एंटोनियम क्या है? जेन्युइन मीन्स होता है असली, और इसका एंटोनियम बनेगा स्परियस, मीन्स नकली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।